So today we'll start the next chapter, that is aggregate demand and its components. Now AD एग्रीगेट डिमांड, जैसे हम पिछली अपनी कुछ क्लासेस में डिमांड तो पढ़े हैं 11th क्लास में, ठीक है। वो डिमांड होती थी किसी एक कोमोडिटी की, ठीक है, किसी एक ही कोमोडिटी की डिमांड को हम पढ़ते थे, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड थी चाहे मार्केट डिमांड थी। लेकिन यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड हम पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड की हम बात करते हैं, तो ये डिमांड है फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। ओके, सो एडी कंसिस्ट ऑफ all goods and services, okay, produced in a country during a particular year, ठीक है। हम मैक्रो पार्ट पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, तो इकोनॉमी की डिमांड पढ़ेंगे, पूरी इकोनॉमी में सभी गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी डिमांड हुई एक पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है। तो ये सभी गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड है, इट इज द सम टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। तो सिंपली ये सभी गुड्स एंड सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इररिस्पेक्टिव ऑफ अ सिंगल, ठीक है, उससे रिलेटेड नहीं है, एक कमोडिटी की डिमांड नहीं है, ये सभी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड है, ठीक है। दूसरी बात हम पढ़े हैं कि डिमांड एंड प्राइस आर इनवर्सली रिलेटेड, दैट मीन्स डिमांड का जो रिलेशन होता है एक तो वो प्राइस के साथ होता है और एक इनकम के साथ होता है, ठीक है। तो जब डिमांड को प्राइस के साथ जब रिलेट करते हैं तो उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाती है एंड वाइस वर्सा, राइट। प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, ओके। वेयर इनकम एंड डिमांड दे आर पॉजिटिवली रिलेटेड, ये नेगेटिव रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, ये डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन है। दैट मीन्स अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है, क्लियर। जब किसी की इनकम बढ़ती है तो वो ज़्यादा खरीद पाएगा, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है। सो इनकम एंड डिमांड हैव अ पॉजिटिव रिलेशन, ओके, इनकम बढ़ने पे डिमांड भी बढ़ जाएगी, ओके। तो यहाँ पे हम इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप पढ़ेंगे, डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप हमारे सिलेबस में नहीं है, ओके। नेक्स्ट मेजरमेंट की बात आती है कि एडी को, जो एग्रीगेट डिमांड हम पढ़ रहे हैं, इसको मेजर इन द रिलेशन विद इनकम, ओके। हम किसका रिलेशन पढ़ रहे हैं, डिमांड और इनकम का, प्राइस वाला रिलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो डिमांड के रिलेशन, सॉरी इनकम के रिलेशन में जो डिमांड है एग्रीगेट डिमांड, इसको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। सो मेजरमेंट ऑफ एडी, मेजरमेंट ऑफ एडी इन रिलेशन विद वाई, इनकम के रिलेशन में जो एग्रीगेट डिमांड है उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय द एक्सपेंडिचर, इट इज मेजर्ड बाय द एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंज्यूमर कितना स्पेंड करते हैं किसी कमोडिटी को खरीदने के लिए, ठीक है, वो हमारा एक्सपेंडिचर है, ओके। लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर है ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंडिचर को हम काउंट नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो इट इज प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो दिस इज द अमाउंट विच पीपल विश टू स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज विच दे डू वांट टू बाय, उन गुड्स एंड सर्विसेज जिनको वो खरीदना चाहते हैं उनके ऊपर वो कितना खर्च करना चाहते हैं, ठीक है। ये वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, इसको हम मेजर करेंगे। बजट, राइट, बजट बनता है, एक रिकॉर्ड होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है, एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर और इनकम का एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर का तो नहीं होता बजट, ओके। तो एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर हम काउंट करेंगे क्योंकि वो इसका रिकॉर्ड होता है, ओके। सो एडी को मेजर करने के लिए हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर को कंसिडर करते हैं, द अमाउंट विच पीपल विश टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वो हम यूज करेंगे टू मेजर द एग्रीगेट डिमांड, ओके, क्लियर, राइट। देखो एडी को या एग्रीगेट डिमांड को मेजर कैसे करते हैं, एक्सपेंडिचर से मेजर करते हैं कि कितना हमने खर्च किया। इनकम के रिलेशन में जब हम एडी पढ़ते हैं तो उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, एक्सपेंडिचर बेस्ड मेजरमेंट होता है कि कितना एक कंज्यूमर खर्च करता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। अब जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है और लोग रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं उसको, तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है हमारे पास कि कितना हमने किस किस चीज़ के ऊपर खर्च किया। और कई बार वो क्या होता है डेली बेसिस पे वेरी भी करता है, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम डेली खरीदते हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स हैं, ओके, इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं डेली बेसिस पे, ओके। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर को हम काउंट नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, जिसका रिकॉर्ड बजट हम बनाते हैं एट द
बिगिनिंग ऑफ मंथ बनाते हैं ना कि इस महीने हमारा इतना खर्चा होने वाला है तो इनकम में से इतना बचा के रख लेते हैं, इस चीज़ के ऊपर इतना इतना खर्च करेंगे, तो टोटल इस महीने हम 10,000 रुपये खर्च करेंगे ना, किया तो नहीं ना, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द प्लान्ड एक्सपेंडिचर, राइट। रिकॉर्ड है, बजट बनाया हमने, ओके। सो बेसिकली हम कहते हैं कि जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर उसका हमारे पास एक रिकॉर्ड है, तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर को हम यूज करेंगे टू मेजर द एडी। एग्रीगेट डिमांड को मेजर करने के प्लान्ड एक्सपेंडिचर यूज होता है, द अमाउंट विच द पीपल विश टू स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। यही है ना, ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इनका हमने मेजरमेंट करना है। एडी वही है ना, द सम टोटल ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए लोग कितना खर्च करना चाहते हैं, तो जितना वो खर्च करना चाहते हैं उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उससे मेजर करेंगे, ओके, क्लियर। सो मेजरमेंट कैसे होता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स के बेस पे होता है, ओके, इतना क्लियर। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड, राइट। इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, राइट, ठीक है। तो अब हम इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं फिगर्स से, तो एक टेबल में जब इसको दिखाते हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन जब होती है किसकी, रिलेशन ऑफ इनकम एंड डिमांड और एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, जैसे 11th में डिमांड शेड्यूल होता था, ठीक है। तो क्या होता है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल, द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। इनकम और एग्रीगेट डिमांड के रिलेशन का, रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। जब उस रिलेशन को हम एक टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन, उसको हम कहते हैं एडी शेड्यूल, ठीक है, क्लियर। आप देखो एक और चीज हमें याद रखनी है कि जो एग्रीगेट डिमांड है, ठीक है, दैट नेवर बिकम जीरो। डिमांड कभी भी जीरो नहीं होती है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए एक पर्सन को कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना ही होता है, ठीक है। सो डिमांड का एक मिनिमम लेवल जरूर होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। चाहे इनकम कुछ हो या ना हो, लेकिन एक कंज्यूमर या एक पर्सन कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करता है फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, ठीक है। सो उसको हम कहते हैं द मिनिमम लेवल ऑफ एडी, वो मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड होता है, ठीक है। सपोज हमारा एडी है 20 और इनकम की 0, जब कुछ भी नहीं कमा रहे थे तो हम कंज्यूम कर रहे थे स्टिल, ठीक है। वो कहाँ से करते हैं, वो आगे भी कॉन्सेप्ट आएगा, मे बी पास्ट सेविंग्स में से, ठीक है, वो कर रहा हो, ओके, पिछला जो बचा के रखा है उसने। देन हमारी इनकम अगर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाती है, राइट, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशन होता है दोनों के बीच में, ओके, क्लियर होता है। पॉजिटिव रिलेशन, इनकम भी बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे आई कि इनकम जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, डिमांड उसी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती है, ठीक है। देखो इनके बीच में गैप, इनकम के बीच में गैप किसका है, 20 यूनिट्स का गैप है, ठीक है। 20 लाइक वो 1000 कह लो या 20 रुपए कह लो, जो भी मर्जी ले लो, यूनिट्स कुछ भी हो सकती है। लेकिन इनके एडी के बीच में जो गैप है वो 5 का गैप है, ठीक है, क्लियर। तो जब हम प्रोपोर्शन निकालेंगे कैसे निकलेगा, ये जो चेंज कितने का आया, इसके और इसके बीच में कितना परसेंट चेंज आया, 5/20 × 100 ऐसे परसेंटेज निकाल लेंगे। इसके बीच में कितना आया, 20/0 × 100, तो इसका तो निकलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट का निकाल लो, नेक्स्ट का कितना होएगा, 5/25 × 100, कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 20%, और इसमें कितना चेंज आया, 20 डिवाइडेड बाई 20 × 100, 20 का चेंज है, बेस 20 है इंटू 100% चेंज आया, और इसमें कितना आया, 20% चेंज आया। इनकम जब 100% इंक्रीज हुई तो एक्सपेंडिचर या फिर डिमांड कितनी परसेंट इंक्रीज हुई, 20% से, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ रही है, डिमांड उसी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती है। तो भाई किसमें बढ़ती है, इनकम ज़्यादा तेजी से बढ़ती है और डिमांड बढ़ती तो है लेकिन धीरे धीरे बढ़ती है, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है या राइज होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता चली, 3 चीज़ें, क्या, एक तो जब इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है,
दूसरा, जिस प्रोपोर्शन में इनकम बढ़ती है डिमांड उसी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती है। तीसरा, इनकम ज़्यादा तेजी से बढ़ती है लेकिन डिमांड कम तेजी से बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, ग्रेजुअली राइज करती है, इंक्रीज करती है, राइट। 3 चीज़ें हमें पता चली। चौथी एक और चीज़ हमें पता चली ऑब्जर्व करके कि जब इनकम जीरो थी डिमांड वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ रही है, ठीक है, और इसको हम कहते हैं मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड, ठीक है। जब इनकम जीरो होती है तो जो एडी होता है ना उसे हम कह देते हैं मिनिमम लेवल ऑफ एडी या मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड, ठीक है, क्लियर, जिसको हम नाम दे देंगे आगे चल के ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। ये जब कंजम्पशन फंक्शन पढ़ेंगे तब आएगा, ओके। क्यों करता है ये कंज्यूमर? फॉर देयर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा। अब इसी टेबल को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इन फिगर्स को, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये तो एडी शेड्यूल था, टेबुलर प्रेजेंटेशन। जब उसको ग्राफ में दिखाएंगे तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन को हम क्या कह देंगे? एडी कर्व, ठीक है। तो 2 कर्व बनेंगे, एक तो इनकम कर्व बनेगा और एक एडी कर्व बनेगा। तो एडी कर्व कहाँ से शुरू हो रहा है? ओ से, 0 से तो नहीं हो रहा ना, 20 से हो रहा है, ओके। यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे? देखो हमें ये नहीं पता, पहले भी मैंने बताया था कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम किस कर्व पे क्या चीज़ दिखाते हैं। तो हमें पता है कि एडी 20 है, ठीक है। तो अगर मैं एडी यहाँ पे दिखा, अगर यहाँ पे एडी लेके चलूँ, अगर ओ एक्स एक्सिस पे एडी लेके चलूँ तो एडी कितना है? 20। यहाँ से शुरू होगा ना, यहाँ से शुरू करूँ मैं, ओके, राइज होगा, इनकम 0 से शुरू होगी, ठीक है, और इनकम भी राइज होगी, और इनकम ज़्यादा तेजी से बढ़ती है और एडी धीरे धीरे बढ़ता है। तो क्या कभी ये इंटरसेक्ट करेंगे? क्या कभी ये इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं कर पा रहे हैं ना। लेकिन हमें ये पता चला टेबल देख के कि कहीं ना कहीं पे इनका इंटरसेक्शन होता है। कैसे? कि शुरू में तो एडी ज़्यादा था और जब लास्ट में पहुंचे तो इनकम ज़्यादा हो गया, राइट। यहाँ पे ध्यान दो, शुरू में एडी ज़्यादा था इनकम से, और जब हम लास्ट में पहुंचे तो ज़्यादा कौन हो गया? इनकम, ठीक है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे तो काटा होगा ना इनकम ने एडी को, इंटरसेक्शन हुआ होगा, क्योंकि पहले इनकम एडी से कम थी फिर एडी से ऊपर चली गई, तो इंटरसेक्ट करके ही तो ऊपर गई होगी। लेकिन अगर हम एडी को ओ एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, एग्रीगेट डिमांड ओ एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड 20 से शुरू होकर बढ़ती जाती है, इनकम 0 से शुरू होकर बढ़ती जाती है, और इनकम ज़्यादा तेजी से बढ़ती है, एडी धीरे धीरे बढ़ती है, तो कहीं पर भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स ये कर्व गलत है। मतलब एडी हम ओ एक्स एक्सिस पे नहीं दिखाएंगे, एडी हम कहाँ दिखाएंगे? ओ वाई एक्सिस पे दिखाएंगे, ठीक है। और इनकम हम दिखाएंगे ओ एक्स एक्सिस पे, तभी ये इंटरसेक्शन पॉसिबल हो सकता है। कैसे? देखो हम प्रूव करेंगे। ये इनकम है, 0 ये है, सपोज ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, 40, 50। इनकम हमारी 0, 20, 40, 60, ठीक है। एडी कर्व, एडी कितना है? 20, यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, देन 25 कुछ इस तरीके से यहाँ पहुँचेगा, देन 30 यहाँ पहुँचेगा, देन 35 यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। कुछ यहाँ इनकम 0 यहाँ है, ठीक है, 0 से कहाँ पहुँची? 20 से कहाँ पहुँचेगी? 40, ठीक है, 40 से कहाँ पहुँचेगी? 60, ठीक है। अगर एडी को मैं और बढ़ाऊं तो बढ़ते बढ़ते ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर कर रहा है। ये इनकम कर्व है और ये एडी कर्व, दोनों बढ़ तो रहे हैं लेकिन अलग अलग प्रोपोर्शन में, स्पीड अलग अलग है बढ़ने की। एडी धीरे धीरे बढ़ रहा है और इनकम ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। ये कुछ सीधा सा जाएगा 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। इनकम कर्व ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, 45 डिग्री के एंगल पे सीधा जाएगा ये, ओके, रैपिडली राइज करेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, तो हमें ये कैसे पता चले कहाँ दिखाएंगे? तो एडी को हम ओ वाई एक्सिस पे ही दिखाएंगे। तो दिस इज एडी कर्व, ओके। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि एडी कौन से कर्व पे दिखाएं, ओके, वो मैंने जस्ट इसलिए यूज कर ना, इसका क्वेश्चन नहीं बनता कि एडी किस कर्व पे, ना, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट मूव टू द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ओके। सो जैसे हमने पिछले कुछ पहले चैप्टर्स में पढ़ा है, क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी, ठीक है, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, ओके। तो जो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी होती है उसमें हमारे पास 2 मॉडल्स होते हैं, एक 2 सेक्टर मॉडल होता है और एक 3 सेक्टर मॉडल होता है, ठीक है। सो इन द कंपोनेंट्स ऑफ इट, द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ एडी इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो जब हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं
So in a closed economy, there may be two stakeholders as well as three stakeholders, ठीक है। तो क्लोज इकोनॉमी में जब टू स्टेक होल्डर्स होते हैं, दो सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो एक सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। इन अ टू सेक्टर मॉडल क्लोज इकोनॉमी है, दैट मीन्स उसी इकोनॉमी या उसी कंट्री के अंदर अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। किसकी बात हो रही है? एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है। तो जो हाउस होल्ड सेक्टर जो डिमांड करता है उसे हम कहते हैं कंजम्पशन, ठीक है। प्राइवेट कंजम्पशन, हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट तो नहीं है ना, हाउस होल्ड बोला है तो उसको प्राइवेट कंजम्पशन कहेंगे। डिमांड कर रहे हैं कंजम्पशन के लिए डिमांड करेंगे। वो जो प्रोड्यूसर सेक्टर जो डिमांड करता है वो किसके लिए करता है? उसकी डिमांड को क्या कहते हैं? उसने जो खर्चा किया है चीज़ों को खरीदने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? एक प्रोड्यूसर चीज़ें खरीदने के लिए खर्चा कर रहा है तो प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उस खर्चे को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्रोड्यूसर का जो खर्चा है उसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। प्राइवेट है क्योंकि हमने गवर्नमेंट नहीं लिया है, दो ही सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड और प्राइवेट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। गवर्नमेंट तीसरा सेक्टर ऐड करते हैं, थ्री सेक्टर मॉडल में आता है, राइट। तो इसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहेंगे, ठीक है। तो ये भी कुछ चीजें खरीदते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स भी खरीदते हैं कुछ चीजें, तो डिमांड तो कर रहे हैं ना, तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट हो गए। सो एक हो गया प्राइवेट कंजम्पशन, दूसरा आ गया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम लिखते हैं सी, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं आई, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन अ टू सेक्टर मॉडल एडी इज इक्वल टू क्या बन गया? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो गया? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, टू सेक्टर मॉडल में, ठीक है। हाउस होल्ड ने जो डिमांड की और प्रोड्यूसर्स ने जो डिमांड की, टोटल डिमांड होती है ना एडी, सम टोटल ऑफ द डिमांड, सम टोटल ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो डिमांड किसने की है? दो ही सेक्टर्स है हमारे पास, एक हाउस होल्ड और एक प्रोड्यूसर है। तो टोटल डिमांड क्या हो जाएगी? हाउस होल्ड की डिमांड जो कि कंजम्पशन है प्लस प्रोड्यूसर्स की डिमांड जो कि इन्वेस्टमेंट है, दोनों को ऐड कर लें, एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है जब थ्री सेक्टर मॉडल है क्लोज इकोनॉमी में, तो तीसरा सेक्टर कौन आ जाएगा? गवर्नमेंट, ठीक है। सो सी प्लस आई, ये हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर तो थे नहीं, ठीक है। सो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर और आ जाएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट दो तरीके से स्पेंड करती है, एज कंज्यूमर भी करती है और एज अ प्रोड्यूसर भी करती है, ठीक है। लेकिन उसको हम जी के नाम से ही लिखेंगे। गवर्नमेंट की जो डिमांड होती है, इन्वेस्टमेंट हो चाहे वो कंजम्पशन हो, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट या फिर कंजम्पशन, सी प्लस आई प्लस जी, ठीक है। एक थ्री सेक्टर मॉडल में इस तरीके से टोटल या फिर एग्रीगेट डिमांड निकलती है, ओके। नेक्स्ट जब हम बात करें ओपन इकोनॉमी की, तो ओपन इकोनॉमी में कौन आ जाता है हमारे पास? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाता है, ठीक है, क्लियर, राइट। तो तीन स्टेक होल्डर्स तो रहेंगे, कंज्यूमर्स भी डिमांड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स भी डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी डिमांड कर रही है। हम या हमारा प्रोडक्ट बाहर भी बिक रहा है दूसरी कंट्रीज में, एक्सपोर्ट भी करते होंगे भाई। एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, या यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं हमारी कंट्री में, उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर भी खरीद रहा है, प्रोड्यूसर भी खरीद रहा है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं, सभी इंडस्ट्रीज की, एक की नहीं बात कर रहा। एडी में बोला सभी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड आती है। तो हमारी कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज होंगी उनका प्रोडक्ट कंज्यूमर भी, कुछ का प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीद रहे होंगे, कुछ का प्रोड्यूसर खरीद रहे होंगे, कुछ का गवर्नमेंट भी खरीद रही होगी, ठीक है। और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो अपना कुछ प्रोडक्ट बाहर भी बेच रहे होंगे, दूसरी कंट्रीज को भी बेच रही होंगी, ठीक है। तो वो भी तो हमारे गुड्स की या हमारी कंट्री में प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड आएगी, राइट। डिमांड तो वो भी हुई ना हमारे प्रोडक्ट की, ठीक है। तो उसमें हम क्या ऐड कर देंगे ओपन इकोनॉमी में? एडी क्या हो जाएगी? कंज्यूमर्स ने जो डिमांड की प्लस प्रोड्यूसर्स ने जो डिमांड की प्लस गवर्नमेंट ने जो डिमांड की। अब कुछ वो एक्सपोर्ट भी कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या मान लेंगे? नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, जो कि किससे दिखाया जाता है? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे, क्लियर। तो एडी इन एन ओपन इकोनॉमी, एडी विल बी कंज्यूमर्स डिमांड प्लस प्रोड्यूसर्स डिमांड प्लस गवर्नमेंट डिमांड प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिमांड, ठीक है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की डिमांड होगी। यहाँ पे ओनली टोटल एक्सपोर्ट्स क्यों लेते हैं? बिकॉज हम कुछ चीजें बाहर से भी खरीद रहे हैं, तो वो डिमांड जो हमारे लोगों ने की, आइदर बीइंग अ प्रोड्यूसर, आइदर बीइंग अ कंज्यूमर और गवर्नमेंट, ठीक है,
तो वो भी डिमांड भी तो माइनस करनी पड़ेगी ना हमें तो हम तो टोटल डिमांड पढ़ रहे हैं ना, तो टोटल डिमांड में वो डिमांड भी तो है जो हमने नहीं बनाई, वो प्रोडक्ट भी तो है जो हमने नहीं बनाए, तो उनको तो हम माइनस कर देंगे भाई टोटल डिमांड में, तो वो भी आ जाएगी। कंज्यूमर्स की डिमांड पड़ी, कंज्यूमर्स की पड़ी ना, लेकिन हमें नहीं पता कि कंज्यूमर्स ने इंपोर्टेड गुड्स खरीदी है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स खरीदी है। अभी तक क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि अभी तक हम क्लोज इकोनॉमी पढ़ रहे थे, इंपोर्ट नाम की चीज थी ही नहीं, ठीक है। तो अभी तक इन 3 या इन 2 में यहाँ पे क्यों नहीं माइनस किया इंपोर्ट? क्योंकि क्लोज इकोनॉमी थी। ओपन इकोनॉमी में इंपोर्ट आए ना, तो मैं जो चीज खरीदा, ठीक है, मैंने ये स्वेटर खरीदी, ठीक है, तो मेरी डिमांड बनी ना, मैंने डिमांड करी, लेकिन ये स्वेटर किसी फॉरेन ब्रांड की है, इंपोर्टेड है ये, ठीक है, तो क्या वो हमारी को मीन्स हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड या डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स की डिमांड या डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कही जाएगी? नहीं ना, डिमांड तो अभी कंज्यूमर ने डिमांड तो कर ली ना, तो कंज्यूमर की टोटल डिमांड में तो ऐड हो गई, लेकिन वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं है, तो उसे मुझे माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है। इसी तरीके से वो प्रोडक्ट जो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए, लेकिन यहाँ के ना तो यहाँ के कंज्यूमर ने डिमांड करे, ना यहाँ के प्रोड्यूसर ने डिमांड करे, ना यहाँ की गवर्नमेंट ने डिमांड करी, प्रोड्यूस यहाँ पे हुए, डिमांड एक्सटर्नल सेक्टर में किए गए, फॉरेनर्स ने डिमांड की, वहाँ पे बिके ये, हमारे प्रोडक्ट की तो डिमांड कही जाएगी वो, ठीक है, तो उसको ऐड करेंगे, और वो कंज्यूमर जो वो प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट की वो डिमांड जो हमने प्रोड्यूस नहीं की है, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं, उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। इसलिए हम नेट एक्सपोर्ट्स ही ऐड करते हैं, टोटल एक्सपोर्ट्स ऐड नहीं करते। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है? फंक्शनल रिलेशनशिप है। So consumption function is a functional relationship between the consumption and income. Okay, एक क्वेश्चन बनता है 1 मार्क का कि जो कंजम्पशन फंक्शन है एक एल्जेब्रिक, किसका एल्जेब्रिक या किसका फंक्शनल, कुछ भी बोलो, फंक्शनल या एल्जेब्रिक, ओके, किस किस के बीच में रिलेशन होता है? ये कंजम्पशन एंड इनकम के बीच में होता है, ठीक है। तो कंजम्पशन फंक्शन इज द एल्जेब्रिक फंक्शन रिप्रेजेंटेड बाय C. C is equal to C bar B y, ठीक है, या फिर इसको हम MPC भी लिख सकते हैं B को, ठीक है, C बार प्लस B y, ये MPC होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो ये कंजम्पशन और इनकम का एल्जेब्रिक या फिर फंक्शनल रिलेशनशिप है, ठीक है। अब इसको एल्जेब्रिक रिलेशन को यहीं छोड़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं ये जो B है या जो MPC है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता है। पिछले में हमने देख लिया था, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता, ठीक है, क्लियर। तो किस प्रोपोर्शन में बढ़ता है? ओके, तो नेक्स्ट आता है द प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप, द प्रोपोर्शनेट रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? C एंड Y, ठीक है। कंजम्पशन और इनकम के बीच में जो प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं MPC, ओके, द प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, ओके, जिसे हम MPC। प्रोपोर्शनेट एल्जेब्रिक रिलेशनशिप को कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं। कंजम्पशन फंक्शन शोज द एल्जेब्रिक रिलेशन या फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। इनके बीच में जो प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप होता है, किस प्रोपोर्शन में बढ़ा, ठीक है, उसको हम कहते हैं MPC, ओके। तो MPC क्या कहता है? MPC से देयर इज अ प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, ओके। जब इसको डिफाइन करते हैं MPC को, ठीक है, तो हम कहते हैं कि एक कंज्यूमर ने अपनी बढ़ी हुई इनकम का कितना हिस्सा कंज्यूम किया, ठीक है। So what is MPC? MPC is the tendency or the proportion of the income which the consumer tend to spend. Increased. The change or the increase. MPC क्या है? MPC is the proportion of the increased income which the consumer tend to spend. ये बढ़ी हुई इनकम का वो हिस्सा है जो कंज्यूमर
खर्च करना चाहता है, ठीक है। और इसको हम प्रोपोर्शनेट कहते हैं, प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि इनकम जो बढ़ी, जरूरी नहीं है कि सारा का सारा उसने खर्च कर दिया होगा, ठीक है। तो बढ़ी हुई इनकम का कुछ हिस्सा उसने खर्च किया होगा, ओके। डेल्टा सी हमें पता है कैसे निकलता है, डेल्टा सी इज इक्वल टू C1 माइनस सी। ये पहले कितना कंज्यूम कर रहे थे, ये अब कितना कंज्यूम कर रहे हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल टू Y1 माइनस वाई, पुरानी इनकम और करेंट इनकम, अब कितनी इनकम है। तो पहले जो हमने टेबल बनाई थी, ठीक है, उसमें हम अगर देखें प्रोपोर्शनेटली तो C और Y, ठीक है, जो AD था हमारा, ठीक है, तो उसको हम कंजम्पशन लें, बोला था ना कि कंजम्पशन का एक मिनिमम लेवल होता है, ठीक है, 20 है, ये 0 है, ठीक है, ये 25 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है, ठीक है। अब देखो एमपीसी कैसे निकलेगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी क्या है, डेल्टा सी इज इक्वल टू C1 माइनस सी, तो डेल्टा सी निकल जाएगा यहाँ से, ये निकाल लो, डेल्टा सी आ गया 5, इन दोनों के बीच में निकाल रहा हूँ। तो एमपीसी विल बी, डेल्टा सी 5 है, डेल्टा वाई कितना है 20 है, ठीक है, तो पॉइंट लगा दो, ओके, देन डिवाइड करो, कितना आएगा 0.25, ठीक है। तो एमपीसी आ गई 0.25, इसका मतलब क्या है कि वो अपनी बढ़ी हुई इनकम का 1/4, राइट, इनकम बढ़ी कितने से, 20 से, खर्च कितना किया है 5 एक्स्ट्रा, भाई इनकम बढ़ तो 20 से गई है और खर्च एक्स्ट्रा कितना किया 5, ठीक है, तो 1/4 ही तो खर्च किया है ना 20 का, टोटल कितनी बढ़ी है 20, खर्च कितना किया भाई 20,000 बढ़ गई, 5,000 स्पेंड कर दिया, 1/4 पार्ट ही तो स्पेंड किया, 0.25 का मतलब यही है, क्लियर, इंक्रीज इनकम का 1/4, ठीक है, 1/4 हिस्सा उसने खर्च कर दिया है या खर्च करना चाहता है, इट इज द टेंडेंसी, ओके, कितना वो खर्च करना चाहता है। हाँ जी, कंजम्पशन फंक्शन इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पैटर्न पता चले कि एक कंज्यूमर की विलिंगनेस क्या, अपनी बढ़ी हुई इनकम या इनकम जब इंक्रीज, उसका जो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है खर्च करने की, उसको स्टडी करने के लिए कि एक कंज्यूमर कितना खर्च करना चाहता है एक्चुअली अपनी इनकम का प्रोपोर्शन, और उसमें पैटर्न क्या है कि जितना प्रोपोर्शन इनकम बढ़ी या जिस परसेंटेज से इनकम बढ़ी है, जिस पैटर्न में इनकम बढ़ी, क्या उसी पैटर्न में वो खर्च करना चाहता है, ये पता करने के लिए हम करते हैं कि इनकम 50% बढ़ गई तो क्या वो अपना खर्चा भी 50% बढ़ा देगा, ठीक है, कितना बढ़ाएगा हमें उस कंजम्पशन फंक्शन से ही पता चलता है। तो उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम कंजम्पशन फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, ओके।